सूक्ष्म शिक्षण है क्या? यह एक प्रयोगशाला विधि है। इसके अंतर्गत हम बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम बच्चों की उपस्थिति में एक विशेष कौशल अपने व्यवहार में शामिल करते हैं, ताकि शिक्षण हमारा बहुत ज़्यादा विस्तृत हो। और जब हम कक्षा कक्ष में जाएँ, बच्चों से किसी पाठ पर बातचीत करें, विचारों का आदान-प्रदान करें, उन्हें किसी खास शिक्षण विधियों पर उनको अधिगम कराने का प्रयास करें, तो ये हमारा सूक्ष्म शिक्षण के अंदर बहुत सारे जो कौशल हैं, यह उनके सीखने में मदद करता है। छात्रों का अचीवमेंट शिक्षक के विभिन्न कौशलों के सीखने पर और व्यवहार में लाने पर निर्भर करता है। इससे शिक्षण की प्रभावशीलता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और सबसे बड़ा उद्देश्य जो छात्रों के लिए है कि बच्चों को पाठ की अधिगम बड़ी ही सरल ढंग से, बड़ी रोचक ढंग से अधिगम हो जाए। तो उस क्षेत्र में शिक्षकों का विभिन्न कौशलों में पारंगत होना। तो सूक्ष्म शिक्षण जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगशाला होती है, जहाँ पर बच्चे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तथ्यों को जानते समझते हैं, अवलोकित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, कई बार उसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, कई बार किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को काम करके ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जितने भी प्रकृति में क्रियाएँ होती हैं, तो वह बिल्कुल ही संरचित है और बिल्कुल ही फिक्स है, निर्धारित है। जिस प्रकार विज्ञान को हम कहते हैं कि विज्ञान के जो सब्जेक्ट्स विषय होते हैं, वह एक प्रयोगशाला विधि के तहत पढ़ाए जाते हैं, जहाँ छात्र क्रियाशील होकर चीज़ों को सीखता है। उसी प्रकार से माइक्रो टीचिंग के विभिन्न सारे कौशल और उसके अंतर्गत जो घटक होते हैं, उसको सीखते हैं, वो भी एक प्रयोगशाला विधि के तहत ही सीखे जाते हैं। जहाँ पे कक्षा कक्ष में बहुत ही कम संख्या में, बहुत ही कम समय में 5 से 8 मिनट के बीच का होता है। एक सूक्ष्म समय में, सूक्ष्म संख्या के बीच सूक्ष्म पाठ, एक पाठ के सूक्ष्म हिस्से को प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्न कौशलों के बहुत सारे घटक जो हैं, उसे सीखा जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप एक बार एरर करते हैं, गलतियाँ करते हैं, तो आप उसे दोबारा उस पाठ को रिवाइज़ करके पुनः उसे उन्हीं छात्रों के मन पुनः प्रस्तुत करके आप उन गलतियों में सुधार कर सकते हैं। तो ये लगभग एक बार पाठ को बनाना, एक अभ्यास करना, एक प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, फिर प्रतिपुष्टि के आधार पर उस पाठ में संशोधन करना, फिर उस पर अभ्यास करना, शिक्षण अभ्यास करना, फिर प्रतिपुष्टि प्राप्त करना। ये एक चक्र के रूप में काम करता है, जिसमें छात्र-अध्यापक किसी एक खास स्किल के अंतर्गत विभिन्न घटकों को अपने व्यवहार में शामिल नहीं कर देते। लेकिन इस तरह के कौशल छात्र-अध्यापकों को सूक्ष्म शिक्षण कौशल के अंतर्गत ही प्रदान किए जाते हैं। ये एक बुनियादी कौशल है, शिक्षण के बुनियादी कौशलों के घटक हैं, जिनको कि छात्र-अध्यापकों को ये प्रशिक्षण के दौरान सिखाए जाते हैं, उनको बताए जाते हैं, सावधानियाँ बताई जाती हैं, ताकि वह जब शिक्षण करे तो किसी प्रकार की गलती ना करे, छात्रों के साथ किसी प्रकार की नाइंसाफ़ी ना हो, या फिर छात्र उनसे हतोत्साहित ना हो, उससे निराश ना हो। कक्षा में छात्र के आने का उद्देश्य पूरा हो सके, पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। ये सब तमाम बातें निर्भर करती है सूक्ष्म शिक्षण कौशल और उसके सीखने पर। छात्र-अध्यापक अपने व्यवहार में इन कौशलों को लाएँ, समाहित करें। माइक्रो टीचिंग की भूमिका अध्यापक शिक्षण संस्थानों में छात्र-अध्यापकों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के किसी व्यवसाय में उसके बुनियादी कौशलों को जानना। जैसे अगर एक सैनिक को आप सीमा पर भेजते हैं, देश की रक्षा करने के लिए, ये ज़रूरी होता है कि उसे रक्षा करने के तमाम कौशल, तमाम तकनीक, अपनी सुरक्षा करने के लिए देश की सुरक्षा करने की तकनीकों का ज्ञान पहले करा दिया जाए विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक जब बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत वह प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, तो ये ज़रूरी होता है कि उसे शिक्षण से पूर्व मूलभूत बुनियादी बातें, मूलभूत बुनियादी कौशलों से पारंगत किया जाए।
उन्हें अभ्यास कराया जाए, उन्हें सूक्ष्म शिक्षण की बारीकियाँ बताई जाए। तो ये बारीकियाँ सूक्ष्म शिक्षण पाठ कराने के दौरान कराए जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना और उसके अंदर बहुत सारे स्किल कंपोनेंट्स को सीखने से एक शिक्षक अपने शिक्षण को काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बना सकता है। जब आप कक्षा कक्ष में बच्चों को किसी विषय वस्तु या पाठ के ऊपर उन्हें आप समझाने का प्रयास करें, तो किस प्रकार से आप विभिन्न कौशलों को उनको समझाने में एक माध्यम के रूप में आप ले सकते हैं। आज हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जितने भी भारतवर्ष में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान हैं, वहाँ बहुत ही कम ऐसे अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान हैं जहाँ सही रूप में, सही मायने में जो छात्राध्यापक नामांकित होते हैं, उनको विभिन्न शिक्षण कौशल में पारंगत कराए जाते हैं। इस कमी को दूर करने में अगर सभी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान अगर अपना सहयोग करता है और छात्राध्यापकों को विभिन्न कौशलों में पारंगत करता है, तो हम कह सकते हैं कि वह समय ज़्यादा दूर नहीं है जब अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान से अच्छे शिक्षक बनकर निकलेंगे और वह विभिन्न विद्यालयों में जाकर छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल बनाएंगे। तो कहीं न कहीं गुणवत्तापरक शिक्षण प्रदान करने में सूक्ष्म शिक्षण के बहुत सारे लेसन, बहुत सारे पाठ्य योजना और विभिन्न कौशल जिस पर कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनाए जाते हैं और उसको अमल में लाया जाता है, तो मान सकते हैं कि गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने में सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की अहम भूमिका है। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत जितने भी कौशल हैं, उन सभी कौशलों को एक प्रयोगशाला विधि के माध्यम से छात्राध्यापकों के व्यवहार में शामिल किया जाता है, जिसमें कई सारे सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म शिक्षण कौशल, जिसमें प्रश्न कौशल, एक प्रश्न किस प्रकार से किए जाएं, प्रश्न के उत्तर किस प्रकार से छात्रों से निकलवाए जाएं, इससे संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। एक खोजक प्रश्न भी का स्वरूप कैसा होता है, वो भी सूक्ष्म शिक्षण कौशल के दौरान ही बताया जाता है कि किस प्रकार कक्षा कक्ष में प्रश्न करके कक्षा कक्ष को किस प्रकार से रोचकपूर्ण और अधिगमपरक बनाया जाए। इसके साथ साथ व्याख्या कौशल की व्याख्या किस प्रकार से किसी भी तथ्य की, किसी भी तकनीकी शब्द की किस प्रकार व्याख्या की जानी चाहिए, लगभग 40 से 45 मिनट का जो एक पीरियड होता है उस दौरान। इसके साथ साथ सैंपल कौशल की सैंपल पर किस प्रकार लिखे जाने चाहिए, सैंपल के किस भाग में पहले लिखे जाने चाहिए, सैंपल के दूसरे भाग पर किस समय लिखने चाहिए। जब आप डायग्राम बनाते हो तो डायग्राम को सैंपल के किस हिस्से में बनाना चाहिए, फिर जब उसके बने डायग्राम को किस प्रकार से आप उल्लेखित करते हैं, उनके कई डायग्राम के कई भागों को ये बताए जाते हैं। खड़े होने के सैंपल के खड़े होने का पोस्चर बताया जाता है, लिखने की शैली बताई जाती है, सीधी लिखनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें हम छात्राध्यापकों को शिक्षण कौशल के दौरान बताते हैं, सावधानियाँ बताते हैं किस प्रकार से आप अगर सावधानी करते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। इसके साथ साथ पुनर्बलन कौशल, जब शिक्षक पढ़ा रहे हों, जब किसी विषय वस्तु को अधिगम करा रहे हों छात्रों के मध्य, तो ये जरूरी होता है कि उसका व्यवहार जब प्रश्न करे शिक्षक और जब छात्र की ओर से उत्तर आए वो सही हो या गलत हो, शिक्षक का उसके प्रति जो उत्तर देने के बाद जो प्रतिक्रिया होती है वह यानी एक पुनर्बलन के स्वरूप में होती है कि क्या गलत जवाब देने पर क्या उसे गुस्से से देखना या फिर डरा देना या हतोत्साहित कर देना, इस तरह के व्यवहार तो शिक्षक नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के व्यवहार न करके एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट छात्रों को प्रदान करें ताकि उसे उत्साहित करें, उसे मानचित्र पठन कौशल, दृष्टांत कौशल हो गए, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन ऑफ एग्जाम्पल्स, साथ छात्र सहभागिता कौशल यानी स्टूडेंट पार्टिसिपेशन स्किल। सूक्ष्म शिक्षण के बहुत सारे कौशलों में से एक प्रमुख कौशल है उद्दीपक परिवर्तन कौशल, जिसे अंग्रेजी में
स्टेपल वेरिएशन कहते हैं। स्टेपल वेरिएशन में खास बात ये कि यह एक शिक्षक को 40 मिनट या 45 मिनट के दौरान उसके अपने व्यवहारों में, उसके अपने भाषा में, उसके अपने आचरण में, उसके इंटरेक्शन में, उसके शब्दों के उतार चढ़ाव में, उसके मुख मुद्रा में, उसके शारीरिक शरीर के जो अंगों के संचालन है उनमें ये परिवर्तन करने की बात करते हैं। ये कहता है कि जब एक शिक्षक 40 मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए कक्षा में रहता है तो वह कैसे अपने स्टिमुलस को बदलता है, परिवर्तन करता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि छात्र नीरस ना हो जाए, वो बोर ना हो जाए, वह बिल्कुल अरुचिकर माहौल में ना आ जाए। इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षक इस स्किल को, कौशल को सीखकर वह छात्रों में यह रुचि पैदा कर सके कि वह पाठ पर अपना ध्यान दे सके। छात्रों का ध्यान केंद्रण जो है वह पाठ पर बना रहे, वह हटे नहीं उससे। तो रुचि का वातावरण बनाना शिक्षक के कौशल पे निर्भर करता है और इस निर्भरता को, इस कौशल की निर्भरता को परिपूर्ण बनाने में यह खास स्किल, इसमें वेरिएशन यानी उद्दीपन परिवर्तन कौशल की अहम भूमिका है, जो आपके सामने एक वीडियो क्लिप के रूप में प्रस्तुत है। स्टिमुलस वेरिएशन है क्या, वो यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए, जो अपने टीचर अपने व्यवहारों में जिस प्रकार का परिवर्तन लाता है उसे कहते हैं स्टिमुलस वेरिएशन। कौन कौन से व्यवहार में परिवर्तन आते हैं जो टीचर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है? क्या क्या लाता है जरा देखिए। हाथ से इशारा करना, श्यामल पे कुछ लिखते हैं, छात्रों की क्वेश्चन करना। क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि कभी कभी प्रश्न जब टीचर करता है तो इसके लिए वो कहाँ जाते हैं, बच्चों के पास नजदीक जाते हैं कि सहायक सामग्री का प्रयोग करना। तो ये भी इसीलिए किए जाते हैं कि आपका जो ध्यान है, टेंशन है, वह कहाँ रहे, कहाँ रहे, ब्लैक बोर्ड पर। आपके लेसन पे, जिस लेसन पे आप लोग चर्चा करने के लिए उस खास पीरियड में आप बैठे हैं क्लास में, किसी प्रकरण, किसी टॉपिक पे बात करने के लिए, चीजों को समझने के लिए, ठीक है। क्यों करते हैं परिवर्तन, क्यों करते हैं? तो प्रभावशाली शिक्षण के लिए करते हैं, पाठ को रुचिकर बनाने के लिए करते हैं, एक इंटरेक्शन करने के लिए करते हैं। अगर हम बात, टीचर अगर बच्चों से बात ना करे तो शायद सब कुछ निरर्थक हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद अरुचिकर हो जाएगा क्लास। छात्रों को विषय वस्तु के प्रति केंद्रित रखने के लिए विभिन्न सारे जितने भी सेंसर, हमारे 5 सेंसर, उनको सक्रिय बनाए रखने। जब अगर सिर्फ लेक्चर दे कोई भी व्यक्ति, अगर सिर्फ कह रहा है तो आपकी कौन सी इंद्रिय सेंसर जो है एक्टिव होता है? सुन रहे हैं बस, आँख नहीं देखना, लेकिन देखना तो जो जैसे शुरू में देखते हैं वो अगर लेक्चर अपना समाप्त करे तो वैसे ही दिखता है, लेकिन सिंपली उसमें आँख बंद करके भी अगर आप सुने तो आपके सिर्फ एक सेंसर काम करते हैं, यानी आपका एक सेंसर एक्टिव रहता है। लेकिन अगर आप बहुत सारे टीचिंग एड्स का यूज करते हैं तो उसमें कितने चेंज आते हैं। मान लीजिए अगर कोई मानचित्र आपको दिखाया जाए, कोई मॉडल बना के लाया जाए जो एप्रोप्रिएट है, अगर साइंस में कोई चीज़, अगर बत्ती पढ़ाया जा रहा है, लीप पढ़ाया जा रहा है, तो पत्तियाँ लेके आते हैं, हरी पत्तियाँ, उसको हम दिखाते हैं, तो ऑलरेडी इसमें आपके एक सेंसर बढ़ जाते हैं। कौन से? यानी सुनने के साथ साथ कुछ और भी कर रहे होते हैं, आप देख रहे हैं, आपकी आँख जो है ये वाली सेंसर जो काफी सक्रिय हो जाती है। आप देख 5 सेंसर में से जो सेंसर बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि चीजों को समझने का जो आपकी गति है वह बढ़ रही है। कौन कौन से कंपोनेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट? 1 में बॉडी मूवमेंट, 2 में जेस्चर्स, 3 में आपका चेंज इन स्पीच पैटर्न, 4 में फोकसिंग, 5 में आपका चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, 6 में पॉज, 7 में चेंज इन ऑडियो विजुअल ऑर्डर, और 8 में आपका इन्वॉल्वमेंट, किनका? स्टूडेंट का, ठीक है। यानी जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं, जब पढ़ा रहे होते हैं तो छात्रों का भी सहयोग लेते हैं। जैसे हिलना डुलना है, इधर उधर चहलकदमी करना, हाथ पैर हिलाना, खड़े होने की स्थिति में परिवर्तन, मूड में चेंज लाना अनावश्यक नहीं होना चाहिए। कि आप जो मूवमेंट कर रहे हैं आप जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं। पहली बार सीख लिए कि टीचर को ये सब काम करना चाहिए तो चलो
ठीक है? वर्बल और नॉन वर्बल जो उनके एटीट्यूड हैं, उनमें एक रिलेशन होता है। बहुत सारी चीज़ है। चपटा जो होता है, चपटे हुई चीज़ को कैसे व्यक्त करेंगे? कोई बताएगा मुझे हाथ से? कैसे? आप हमेशा करते हैं। चपटा। सर अगर गुस्से में देखना है किसी बच्चे को, ऐसा करना नहीं चाहिए, बट कभी-कभी सिचुएशन ऐसा आता है। स्वर में उतार चढ़ाव। अभी जस्ट मैं जो बोला, पिछला जो लाइन था, उसमें था। जी था। कितने लोग ऑब्जर्व किए इसको? स्पीच जो है कभी डाउन होता है, कभी अप होता है। चीज़ों को आप देखते हैं तो सीखते रहते हैं। ये आपको पहचान करना होता है। ध्यान के अंदर जो फोकसिंग होता है, आपका ध्यान को हमने विषय वस्तु पे लाने के लिए हमेशा आपको कुछ न कुछ ऐसा काम करते हैं। अगर मैं और जेस्चर में मेरा आपकी तरफ इशारा करना या फिर मेरा आपकी तरफ देखना, किसी एक बच्चे की तरफ, जैसे मैं किसी की तरफ देख रहा हूँ तो ये क्या है? क्या है? जेस्चर बोल, मतलब मेरा देखना, मेरा हाथों से इशारा करना, ये है। ठीक है? जैसे मैंने प्रकाश को क्या बोला कि आप यहाँ स्लाइड पे ध्यान केंद्रित कीजिए। आप स्लाइड की तरफ देखिए तो दो चीजें कौन-कौन सी आ गई इसमें? मैंने मैं बोल भी रहा हूँ और इनको मैंने हाथ से इशारा करके मैं इनको बोलूँ कि आप कृपया हाथ देखिए। तो नहीं, बोर्ड पे बहुत सारी चीजें हम लिखे हैं। अंडरलाइन करने का मतलब ये कि बहुत सारे लिखने में कुछ चीजों पे अगर फोकस करना है किसी का ध्यान, तो उस खास शब्द के नीचे अंडरलाइन, ठीक है? या फिर आप इस स्लाइड को अगर ध्यान से देखें तो मैं आपका ध्यान हेडिंग पे केंद्रित करने के लिए मैंने उसका कलर क्या किया? चेंज कर दिया है। और जो मैंने इस कंटेंट को जो मैंने टाइप किया है, इसको और आकर्षित बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसके बैकग्राउंड को भी चेंज किया, 3D लाया। ठीक है? क्लास के अंदर 3 प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं। सिंपल, जब टीचर बच्चों के साथ करता है तो टीचर को भी इंटरेक्शन सबसे पहला अगर है, हालांकि मैंने सेकंड में से लिखा है, तो टीचर जब पूरे क्लास को, जैसे मैं अभी जो संबोधित कर रहा हूँ आप सबको, टीचर का क्लास के साथ इंटरेक्शन। पूरा क्लास का मतलब क्या है? सारे क्लास बोलते जरूर है, लेकिन क्लास का सीधा सा मतलब होता है उस क्लास में बैठे हुए तमाम बच्चे। क्लास का कोई मतलब कोई अस्तित्व है ही नहीं, उसका अस्तित्व तमाम बच्चों पे निर्भर करता है, तब वो क्लास एग्जिस्ट करता है। इसके बाद है, अगर सिंपल चांदनी से मैं अगर बात करूं तो मेरा यानी टीचर और पुपिल इंटरेक्शन है, यानी मेरा यानी एक टीचर का स्टूडेंट जैसा, ठीक है? और पुपिल इंटरेक्शन क्या है? हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि पढ़ाते में टीचर अगर कोई बात नहीं समझा पाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बगल वाले से बात करने लगते हैं। जी, है ना? तो पूछने लगते हैं, फिर कहते हैं कि सर ये होना चाहिए, सर ये बोला लेकिन ये होना चाहिए। इस तरह का डिस्कशन हो जाता है कभी-कभी क्लास के अंदर। तो क्या था, पुपिल इंटरेक्शन। या फिर आज के समय में जो पढ़ाने का जो तरीके हैं वो हमने बदल दिए हैं। पुपिल इंटरेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको एनवायरनमेंट देते हैं कि आप आपस में प्रश्नोत्तर के लिए कि क्वेश्चन फायरिंग मैंने किया आपसे और मैं थोड़ी देर के लिए चुप होता। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करने के बाद मैं बोल ही रहा हूँ, नहीं, थोड़ी देर के लिए चुप होते हैं। तो चुप होना ही पहुँच कहलाता है कि हम आपको सोचने विचारने के लिए समय दे रहे हैं। संवेदन की जो यांत्रिक साधन होते हैं उसमें परिवर्तन आता है। तो सेंसर है, 5 सेंसर, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं, बदलाव लाते हैं। ये है कि करते क्या, क्यों करते हैं? करना ये है कि अच्छा ये है न्यू मेथड कि बोलने के साथ साथ यार ब्लैक बोर्ड का भी काम करो, कुछ लिखो उसमें। सैंपल में लिखने की वजह उससे भी और ज़्यादा अच्छा ये है कि आप कुछ दिखाओ, डेमोन्स्ट्रेट करो। ये 3 तरह के होते हैं, ओरल के साथ विजुअल, ओरल के साथ ओरल और विजुअल, और विजुअल के साथ ओरल विजुअल। तो अगर आप में से कोई इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं तो कृपया बताएं। हाँ, बोलना और दिखाना, यानी बोलने के साथ कुछ दिखाना, ठीक है? और ओरल के साथ ओरल विजुअल, ये क्या है? सबसे इसमें ये बता रहा है कि जब आप कोई चीज़, जैसे मिट्टी के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं, उसका बता रहे हैं उनके तथ्यों के बारे में, तो उसके साथ आप मिट्टी भी दिखाए
दिखाने के बाद फिर उसके बाद जो अगला मिट्टी के बारे में अगर कोई और जानकारी है तब दे रहे हैं। यानी बोले फिर मिट्टी को दिखाए, अब फिर उसके बाद मिट्टी के और जो गुण है और जो विशेषताएं हैं, प्रकार हैं, कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी में कौन सी कमियां हैं, किस कारण से उसकी उर्वरता कम हो रही है, ये जब बताएंगे तो वो क्या है आपका ओरल विजुअल दोनों, यानी ओरल के साथ साथ ओरल विजुअल दोनों चल रहा है। ठीक है, अब ठीक इसके उल्टा तीसरा क्या है ये बताइए। हाँ। पहले दिखाएंगे, फिर बोलेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। तो जीवन में जो उपयोग में आता है एक है थर्मामीटर। तो मैं थर्मामीटर लाया है, मैं आपको दिखाया ये थर्मामीटर। मैंने पूछा कि हाँ क्या है ये, अब ऑब्वियसली आप देखिए क्या बताएंगे, थर्मामीटर बताएंगे, थर्मामीटर है ये। तो पहले क्या हुआ हमारा विजुअल, उसके बाद क्योंकि ये थर्मामीटर काफी छोटा है तो मैं क्या करूँगा, इसे इस व्हाइट बोर्ड पर इसे बनाऊंगा। ठीक है, क्या करूंगा, मैं इसे बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इसके तमाम चीजों को बताऊंगा कि क्या पारा कहाँ है, कितना टेम्परेचर आता है, पारा कहाँ तक जाता है, तो ये कैसे बनता है, इसके कौन से उपयोग है ना, इसको किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं, बॉडी से भी टच करते हैं, मुंह में भी रखते हैं, तमाम तरह की चीजें मैं आपको बताऊंगा। इससे बीमारियां जो है वो टेम्परेचर पता चलता है बॉडी का। ठीक है, छात्रों का क्रियात्मक सहयोग ध्यान दीजिएगा, ये है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये बताइए प्रयोग परीक्षा, यानी पढ़ाने के बाद टीचर ने चीजों को कोई कंटेंट पढ़ाने के बाद ये जानने के लिए कि बच्चे ने उसे कितना लर्न किया, हम बच्चे को क्या बुलाएंगे, बोलेंगे कि आप जो है ये वाला बताओ कि जो इंद्रिय साधन थे वो कौन कौन से थे। तो 3 साधन थे, हम बोलेंगे लिख के दिखाओ। तो ये जो हाँ, क्योंकि वो बच्चा क्या है वो अपनी जगह से आया, क्या है, और ये क्रिया फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, पता है इसका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। वो बच्चा जो अपने स्थान से उठकर व्हाइट बोर्ड के पास आता है, लिखता है, पूरी क्लास के लिए एक मैसेज है कि काश कि अगर मैं भी अगर सतर्क होता, मैं भी अगर पहले हाथ उठाता तो मैं भी वहाँ पे जाता, सारे बच्चे और टीचर के नजर में आता। इससे क्या है, हर बच्चा चाहेगा कि मेरा ध्यान पाठ पर रहे और मैं भी इस तरह से ब्लैक बोर्ड पे आऊँ, व्हाइट बोर्ड पे आऊँ और मैं इसे इस तरह से सर अगर मुझे बोले तो मैं लिखूं, तो हमेशा उसका ध्यान जो है पढ़ने पर रहेगा। यस, तो वो क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शन टीचर और पब्लिक के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है, जब परीक्षण होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, कि अब आपको एक बार टीचर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा दिया, अब उसके बाद टीचर आपको ये बोलेंगे कि आप अब करके बताओ। टीचर देखेंगे, बच्चा करेगा, तो इस तरह की जो एक्टिविटी है, इस तरह की गतिविधि है, उसे हम कहते हैं छात्रों का क्रियात्मक सहयोग। ठीक है, तो इससे भी बच्चे काफी लर्न करते हैं। माना जाता है कि क्रियात्मक सहयोग लेना अब आज के समय में ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। इससे बच्चे खेलते कूदते बहुत तरह से सीखते हैं और अपने उनकी जो क्षमता है, उनकी जो योग्यता है और उनके सोचने समझने ग्रहण करने की जो गति है, उसके अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो ये चाइल्ड सेंटर यही है, चाइल्ड सेंटर, नॉट टीचर सेंटर। नाटकी का जो आपका हिंदी और हिस्ट्री वगैरह में चलता है, जिसमें बहुत सारे पात्र, आप चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाना है तो चंद्रगुप्त मौर्य में जितने भी कैरेक्टर हैं उनको आप ही में से बना दिए और आपको संवाद दे दिया गया। आप सबके पास तो बुक रहती है कि भाई जो जो कैरेक्टर मिला है आपको, जिसको चंद्रगुप्त मिला है चंद्रगुप्त बोलेगा, जिसको चाणक्य मिला है वो चाणक्य वाला संवाद बोलेगा। तो ये जो क्रियाएं हैं, ये जो गतिविधि है, यही क्या आज बात कर रहे हैं लैंग्वेज टीचिंग, हम आज बात कर रहे हैं चलो क्या